दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी-अभी 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए और इस 75 साल में भारत की यात्रा कैसी रही, संविधान की यात्रा कैसी रही, इसको एक सोचने-समझने का एक बहुत बड़ा अवसर था। भारतीय संविधान जो बना, वो करीब 3 साल के डिस्कशन के बाद, चर्चाओं के बाद संविधान सभा में बना और इन चर्चाओं में आज़ादी के आंदोलन के सभी बड़े-बड़े शीर्ष नेता, सोचने वाले लोग, पुरुष, महिलाएँ दोनों थी। सभी धर्मों के लोग थे और इन्होंने हर एक मुद्दे पे गहरे रूप से चर्चा की और उस चर्चा के बाद ही किसी एक नतीजे पर आकर उन्होंने उस आर्टिकल को या उस नियम को संविधान सभा के मंजूरी दी और इसी को लिपिबद्ध किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। और ये हमारा संविधान जो है करीब 3 साल की मेहनत के बाद बना और ये दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक है। यानी हमारे देश के जीवन की हर एक मुद्दे को इसमें लेने की कोशिश की गई है और इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। और ये संविधान हमने बनाया और अपने आप को समर्पित किया। आप इसकी प्रस्तावना को मेरे ख्याल से पढ़िए तो ये निश्चित हो जाता है, ये कहीं ऊपर से नहीं आया, कहीं बाहर से नहीं आया, किसी और ने हमारे ऊपर नहीं लादा। एक भारतीय सोच ने इसको बनाया और इसको पूरी तौर से अपने ऊपर डाला। क्या इसमें भारतीय संस्कृति के मूल्य नहीं है? क्या इसमें केवल एक हवाई बातें हैं? क्या ये केवल पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है? ये ऐसे सवाल हैं जो आज कई लोग जो संविधान के इन मूल्यों को नहीं मानते, वो लोग इन बातों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय संविधान तो विदेशी मूल्यों पे बना है। भारतीय संविधान ये हमारी संस्कृति के मूल्यों से मेल नहीं खाता। ये सब बातें मेरे ख्याल से केवल वो लोग उठा रहे हैं जो आधुनिक मूल्यों के खिलाफ हैं, जो आधुनिक मूल्य पूरी दुनिया में आज फैल रहे हैं। सब जगह पूरी तौर पे स्थापित नहीं हुए होंगे। पाश्चात्य दुनिया में पहले आए, दूसरे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं और ये पूरी मानवता के मूल्य हैं। ये पश्चिम या पूरब इसके हिसाब से नहीं चलती और इन्हीं मूल्यों को लेकर और जो जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ थी, जिनमें औद्योगिकीकरण, पब्लिक सेक्टर, शिक्षा का विकास, ये सब जो था, ये भारतीय संविधान के उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार था। 2-3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे, एक तो अमीर-गरीब के बीच की खाई कम करना, दूसरा वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देना और तीसरा यहाँ के सभी लोगों की सुख-सुविधाओं के लिए पूरी तौर से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी पक्षपात के लिए ये सब लोगों पर, पुरुष, स्त्रियों, सभी जातियों के लोगों पर लागू होना चाहिए। तो ये भूमिका में जैसे हम अपने रास्ते पर चले, तो शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें थी। भारत-पाक का विभाजन जो हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसमें करीब 10 लाख मुसलमान, हिंदू एक तरफ से दूसरी तरफ गए। करीब 1 लाख लोग इसमें मारे गए, कम से कम। और इसने जो त्रासदी पैदा की, उससे जो शरणार्थी बने, रिफ्यूजीज़ बने, उनका प्रस्थापन करना भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती के साथ-साथ हम देखें कि उस समय भारत में जो हमारे जीने के मानसूचक अंक थे, अब व्यक्ति कितना लंबा जीता है, उसकी इनकम क्या है, आय क्या है, शिक्षा कितनी है और स्वास्थ्य का धरातल क्या है। इस पे हम देखें तो बहुत भारत एक बहुत पिछड़े तौर पे था। एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एवरेज यानी सामान्य तौर पर एक व्यक्ति कितना लंबा जिएगा, वो करीब 40 साल के आसपास था। आज ये 60 साल से ऊपर हो गया। शिक्षा उस समय करीब देश में 80% लोग अशिक्षित थे। शिक्षा का दर भी बढ़ने लग गया। फिर साथ ही साथ एक परिवार नियोजन की बात भी आई, जिससे जो पहले एवरेज फर्टिलिटी रेट यानी एक स्त्री कितने बच्चों को जन्म देती है, वो 4.4 के आसपास था। अभी इसके कारण वो गिरकर अभी 2.3 के आसपास आ गया है, जो एक काफ़ी उचित अंक है किसी भी देश को आगे चलने के लिए। शिक्षा का स्तर भी देखिए तो आज सभी लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुल गए हैं और साथ ही साथ
इसी संविधान के मूल्यों पर चलकर और जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के मुख्य मूल्य थे, उनके आधार पर चलकर यहाँ पब्लिक सेक्टर जैसे भिलाई स्टील प्लांट एक है, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, भाखड़ा नंगल बांध सिंचाई के लिए, फिर हमारी शिक्षा की व्यवस्था में उसका उच्चतम बिंदु यूनिवर्सिटी और आईआईटीज़ में आया। हमारे जो दूसरा था रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इसका अगर आप प्रभाव देखें तो इसके कारण भी भाभा यानी एटॉमिक एनर्जी, आणविक शक्ति और पूरा स्पेस में इसरो जैसे इसकी नींव रखी गई। आईआईएम जैसे संस्थानों की नींव रखी गई और इससे देश की प्रगति जो हुई वो काफ़ी हुई। इसी से एक मैन पावर व्यक्ति लोगों का उदय हुआ जो अपने आधुनिक इन तकनीकों से लैस थे और जो आज पूरे पाश्चात्य देशों में और दूसरे देशों में अपने सॉफ्टवेयर के ज्ञान के कारण जिनको काफ़ी नौकरियां और अच्छी उपलब्धियां मिली। ये सब उपलब्धियां मेरे ख्याल से 1980 तक अबाधित रूप से चल रही थी। 1980 के दशक में धर्म के नाम की राजनीति बीच में आ गई और शाहबानों के वो गड़बड़ वाले जजमेंट के उस पे पूरा जो हुआ उसके बाद धर्म के नाम की राजनीति मंदिर मस्जिद में देश को फंसाने में लग गई और इस राजनीति ने जो आगे चलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे बढ़ गए और हमारे राष्ट्र का फोकस विकास से अलग होकर इस धार्मिक गैर सद्भावना, धार्मिक नफरत के आधार में बदल गया और इसके कारण मुझे लगता है कि हमारे देश की प्रगति की जो दर थी, हमारे देश का जो एजेंडा था विकास का, वो काफ़ी पीछे धकेल। इसी के चलते हम देखेंगे कि आज जो सूचकांक हमारे विकसित हुए थे, इंडाइसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट, प्रेस फ्रीडम और बाकी सब चीज़ें जो पहले काफ़ी अच्छी चल रही थी, पिछले 10 साल से इन्होंने एक लगातार गिरावट देखी और इसी गिरावट के साथ साथ हमारे समाज में एक प्रकार का कलह, नफरत की भावनाएं ये बढ़ती जा रही है। इसी के साथ देखिए ये जो मूल्य है, ये मूल्य किसी पर पक्षपात नहीं करते और जो धर्म के नाम की राजनीति आई, उसने कहा कि जो उस समय तक की नीतियां हैं वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। तुष्टीकरण क्या होता है? जब किसी का तुष्टीकरण किया जाता है तो ज़्यादा उसकी आर्थिक समृद्धि होती है, सामाजिक समृद्धि होती है और यहाँ अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों की हालत, उनको हाशिए पर ढकेलने की प्रक्रिया चालू है और जो दलितों के समानता के अधिकार के आधार पे उनको आरक्षण दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें भी काफ़ी झोल हो रहा है और जो हमारे दलितों की परिस्थिति है वो पहले से पीछे हटती जा रही है और ख़ास तौर से मंडल कमीशन के लागू होने के बाद धर्म की राजनीति में, धर्म के नाम की राजनीति में एक बहुत बड़ी तेजी आई। आज ये हाल है कि जो पहले 30-40 साल प्रगति की दर, प्रगति के जो परिणाम थे वो आम लोगों के जीवन में देखने को मिलते थे, आज उससे उलट हो रहा है। हमारी भुखमरी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहा है और वो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने बताया देश के 1% लोगों के पास करीब 60% संपत्ति है और बाकी 60-70% लोग बहुत छोटे संपत्ति के प्रतिशत के हकदार हैं। ये आज हालत हो गई है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों का करोड़ों का लोन माफ़ कर दिया जाता है, जबकि गरीब किसान इनके छोटे-छोटे लोन को वापस वसूल करने के लिए सरकार की तरफ से आक्रामक नीति चलाई जाती है। तो दोस्तों आज यहाँ एक तरफ संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों से मेल नहीं खाता। अब ये भारतीय संस्कृति जो लोगों ने संविधान बनाया, भारतीय संस्कृति के क्या वो बाहर थे? और ये जो मूल्य है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, क्या ये भारतीय संस्कृति के मूल्य नहीं है? अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो परंपराएं रही हैं बुद्ध धर्म से लेकर तो ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब लोगों ने जो हमारी संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, इन्होंने इन्हीं आधारों पर अपने सामाजिक आंदोलनों को मजबूत किया। तो ये सवाल जो उठाया जा रहा है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य
उससे उनका मतलब है हिंदू धर्म के ब्राह्मणी मूल्य। निश्चित रूप से ये ब्राह्मणी मूल्यों का विरोध करता है, क्योंकि ब्राह्मणी मूल्य, ब्राह्मणवादी मूल्य ऊंच नीच का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। जबकि भारतीय संविधान का केंद्र बिंदु है बंधुता, जिसमें किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। भारतीय संविधान का केंद्रीय मूल्य है समता, एक तरफ से कि जो गरीब अमीर के बीच में भेदभाव है उसको कम किया जाए, और पब्लिक सेक्टर जिसने इतना महान योगदान दिया हमारे भारत के विकास में, आज उस पब्लिक सेक्टर को औने पौने दाम पर बड़े पूंजीपति को सौंप दिया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज हम अगर देखें तो आज संविधान को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये संविधान ने हमको एक उन्नति के रास्ते पर लाया, और जो हमारे पड़ोसी देश इन मूल्यों पर नहीं चलते, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, उनको भी उसी समय के आसपास आज़ादी मिली और उनकी प्रगति नहीं हुई, और हमारी प्रगति के मुख्य कारण ये संविधान था। ये जो आज संविधान का विरोध किया जा रहा है, इसके जवाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। और इसमें खुशी की बात यह है कि पिछले 2-3 सालों से संविधान के महत्व को भारत के बड़े बड़े आंदोलन, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और इसी के साथ साथ जो सामाजिक संगठन भी आज भारतीय संविधान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत एक सकारात्मक कदम है कि लोग अलग अलग तरीकों से कोई यात्राएं निकाल रहे हैं, कोई दोस्त लोग छोटी छोटी किताबें, पैम्फलेट ये इसके आधार पर भेज रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे संविधान के जान में एक नई चेतना पैदा करना चाहिए। जहाँ एक तरफ संविधान पर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ आज हम सब पहचान रहे हैं कि संविधान के मूल्यों पर खड़े देश की प्रगति हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बहुत सारे सामाजिक संगठन जो न्याय के लिए लड़ते हैं, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो इन मूल्यों पर विश्वास करती हैं, वो संविधान का महत्व समझ रही हैं और उसके आधार पर अपने कार्यक्रमों को तय करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं संविधान के मूल्यों के आधार पर हमारा देश चलेगा, और जो नफरत की राजनीति जिसमें आती है, जिसने हमारे एजेंडा को भटका दिया है, उससे वापस आकर हम उन्हीं मूल्यों के आधार पर देश की प्रगति करेंगे और देश का विकास करेंगे। यही हमारे लिए एक उचित रास्ता होगा, और उन लोगों को एक अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में कुर्बान की थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करके फॉरवर्ड करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।